नमस्कार, स्त्री काल के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये खास प्रोग्राम है ज़ीरो आवर के प्रश्न और आज हम लोग बातचीत करेंगे जाति जनगणना, जाति सर्वे जो बिहार में हुआ है, उसके जो आंकड़े आए हैं, उसके संदर्भ में और एक खास जाति के संदर्भ में। वह जाति है कुशवाहा, कोइरी जाति। तो जो सर्वे आया है उसमें परसेंटेज के हिसाब से 4.25 समथिंग 4.2120% कुशवाहा जाति की संख्या है और कुशवाहा जाति की ही एक शाखा है दांगी, तो उसकी संख्या भी 0.25 एंड समथिंग है। कुल मिलाकर के 4.5% कुशवाहा हैं। कोयरी जाति जिसमें और भी कई जातियां उसमें अभी हमारे साथ जो विद्वान जुड़ेंगे और उनकी एक किताब है, अजय कुमार जी जुड़ेंगे, उनकी एक किताब है अंग्रेजी राज में कुशवाहा खेतिहर। इसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कुशवाहा टर्म कैसे आया, क्योंकि कोयरी, दांगी और भी माली, इन तमाम जातियों को एक साथ जोड़ करके और 19वीं ये 20वीं सदी में कुशवाहा जाति टर्म के तौर पे इस्तेमाल होने लगा था। कई सारी किताबें हुई, कई सारे मूवमेंट हुए हैं। जाति के आंदोलन को यदि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में देखेंगे तो ऊपर के क्रम के का प्रसंग ज्यादा आता है, खासकर उस वक्त में जाति जनगणना की शुरुआत हो गई थी, अंग्रेजों ने शुरू की थी और जो कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ही शुरू हो गई थी और उसके बाद दावेदारियां बढ़ी थी अपवर्ड मोबिलाइजेशन की, यानी जातियां अपने को क्षत्रिय और ब्राह्मण देश भर में अलग अलग जगहों पे होने की दावेदारी भी कर रही थी, जमीन पर भी कर रही थी और जनगणना में भी खुद को अंकित कराती थी। और अभी संघर्ष है, चूंकि स्टेट का जो विशेष केयर है वो कुछ खास समूह जो पीछे छूट गए हैं सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में, या जिनका सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक भागीदारी में पीछे छूट गए हैं, तो उनके लिए स्टेट के विशेष प्रावधान है। तो अब जो संघर्ष है वो ओबीसी, ईबीसी यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी के फॉर्म में है और कई बार मांगे भी उठती रहती हैं कि हमें इन समूहों में शामिल करके सुविधाएं दी जाएं, खास करके आरक्षण की सुविधा। जाति जनगणना की जब जाति सर्वे जब बिहार में सामने आया है तो तरह तरह से इस सर्वे के खिलाफ भी आवाजें उठ रही हैं, खास करके कुशवाहा जाति के भी नेताओं ने, और हम सब जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा इस जाति के एक नुमाइंदा हैं, तो उन्होंने इसको इस सर्वे को खारिज करने की कोशिश की। उनका कहना है कि इसमें संख्या कम करके पॉलिटिकली दिखाया जा रहा है। तो ये पृष्ठभूमि में है। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के अभी जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं। क्वेरी शब्द भी हम बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जाति के संदर्भ में जब उसका जो मूल रूप है उस फॉर्म में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो वो कोयरी जाति से आते हैं और उनका ये जो समूह है पॉलिटिकली काफी चेतस जाति समूह है। अलग अलग पार्टियों में और अलग अलग विचारधाराओं में इसकी भागीदारी रही है। तो वो नीतीश कुमार ने भी लवकुश की राजनीति की है, कुर्मी कोयरी की राजनीति की है और कुल मिलाकर के जब ये दोनों जातियां जुड़ जाती हैं तो लगभग इनकी संख्या 6.5-7% हो जाती है। तो उस राजनीति को भी ब्रेक करने का प्रसंग है और जो अपनी जाति है उस जाति समूह से आने वाले नेताओं की दावेदारी का प्रसंग है। इसी पृष्ठभूमि में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इतिहास है कुशवाहा समाज का, कोयरी जाति का, और अन्य जातियां, दांगी भी उसमें आएंगी और अन्य अन्य नामों से भी वो हम जानेंगे, समझेंगे क्या संघर्ष रहा है और ये जो आवाज उठ रही है वो कितना जायज है, क्योंकि 1931 की जनगणना ही पिछली जनगणना है जिसमें जाति के आंकड़े आए थे और तब झारखंड खास करके बिहार का हिस्सा हुआ करता था, उड़ीसा बिहार का हिस्सा हुआ करता था और झारखंड में बड़ी संख्या में, जो हिस्सा बिहार के झारखंड में गए वहां बड़ी संख्या में कुशवाहा जाति के लोग हैं। तो हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि क्या उस कारण से तो ये संख्या नहीं घटी है या जानबूझ करके घटाने की कोशिश की गई है, या घटी भी है कि नहीं संख्या, ये भी, इस पर भी बात करेंगे, इतिहास पे बात करेंगे, उसके संघर्षों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम अजय जी का स्वागत कर लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस त्रिकाल के इस खास कार्यक्रम में, जीरो आवर्स का के प्रश्न कार्यक्रम है ये, अजय सर। और फिर दोहरा दूं मैं कि अजय जी अंग्रेजी राज में कुशवाहा खेतिहर किताब के लेखक हैं। ये किताब पब्लिश हुई है, इसका प्रकाशक है अलका प्रकाशन, पटना से।
से खरीदा जा सकता है। ₹125 मूल्य में खरीदा जा सकता है। बहुत ही वैल्यूएबल किताब है। ये बधाई भी इस किताब के लिए, हालाँकि किताब मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी और 2021 का पहला संस्करण है। मेरे मेरे हाथ में ये किताब इस साल के शुरुआती दिनों में आई थी। तो ये विवाद है सर, सर्वे आ गया, संख्या आपने सुना। सबसे पहले इस विवाद पे ही बात करते हैं। आपकी क्या राय है? विवाद को लेके जो हमारी राय है वो इस तरह से है कि विवाद कहीं न कहीं तो लगता है कि कुछ है, तभी ये विवाद इतना हो रहा है। और हम उस तरह के संख्या के बजाय एक बहुत ही एकेडमिक तरीके से अ, हम देखें, अगर इस जनसंख्या की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर अगर हम एक नज़र डालें, तो जैसे आप देखिएगा कि एक मोटा-मोटी हम बहुत उस तरह से नहीं करके, एक मोटा-मोटी हम आपको आइडिया बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 10% सवर्ण आबादी है। जैसा कि रिपोर्ट बता रहा है कि 10% आपके सवर्णों की आबादी है। उस सवर्णों में हिंदुस्तान 5% मुसलमान सवर्ण मिलकर जी, 15% की पूरी वो जो सब ग्रुप बन रहे हैं, तो उसमें एक सब सवर्णों का ग्रुप बन रहा है, एक ओबीसी का ग्रुप बन रहा है और एक अति पिछड़ा ईबीसी का ग्रुप बन रहा है। ये 3 ग्रुप है, अभी जो जनगणना की रिपोर्ट आई है उसमें। तो उसमें आप देखेंगे खास करके कि ये तो ठीक है कि आप 10 हिंदू सवर्णों को आप जोड़ रहे हैं और उसमें 5% मुस्लिम सवर्णों को जोड़ के आप 15% बना रहे हैं। ये एक ठीक है ग्रुप। दूसरा ग्रुप जो है, दूसरा ग्रुप में ही ये चीजें आपको समझ में आएगी कि कैसे इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 3 जातियों को रखा गया है मेनली। एक यादव, कुर्मी और कोयरी। इन तीनों जातियों को मिला के जो परसेंटेज निकाला गया है वो 20% समथिंग है। और साथ में ये बताया गया है कि इस जनगणना में, इस सब ग्रुप में मुसलमानों की आबादी मिलाकर 27% बताया जा रहा है। अब आगे इसको देखिएगा कि मुसलमानों की कुल आबादी 17% बताई जा रही है। 17% में हम 5% अगर निकाल लेते हैं, सवर्णों की आबादी में हम उसको जोड़ देते हैं, तो आप देखिएगा कि 12% आबादी बढ़ती है। तो जिस मुसलमान को हम पसमानदा के रूप में जोड़ रहे हैं ओबीसी में, तो क्या 12% आप जोड़ेंगे तो उनकी आबादी तो 32% तक जा रही है। तो इसको कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं कि 27%? यहाँ एक सवाल है। अगर हम मान लेते हैं कि खुद भी अनुमान लगा के कि उन बारह लेकिन उन प्रतिशत 12% में कुछ अति पिछड़ा समुदाय में भी तो जाएँगे ना? हाँ, उस पर आ रहे हैं, हम उस पर भी आ रहे हैं। लेकिन आपको क्लियर करना पड़ेगा, जब सब ग्रुप में आप बाँट रहे हैं, तो आप उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम अनुमान लगा लेते हैं कि 20% जो ओबीसी की आबादी जिसको आपने कह रहे हैं, तो उस आबादी में आप 7% जोड़ेंगे इधर से, तब वो 27% होगा। तो अगर मान लीजिए कि 7% हम जोड़ देते हैं और 27% हम बना लेते हैं उसको, फिर भी आपके पास मुसलमानों की जो ओबीसी है या पसमानदा जिसको बोलते हैं, जिनको अर्जाल बोलते हैं, अजलाफ बोलते हैं, तो उनकी आबादी 5% और भी बची रह जाती है। तो क्या 5% आबादी को आप अति पिछड़ों में जोड़ दिए हैं? ये क्लियर नहीं है। गणना की रिपोर्ट में ये बात क्लियर नहीं है। लेकिन हम मान लेते हैं कि आप जोड़ देते हैं, तो आपके साथ आपके सामने ये सवाल होगा कि जिस आबादी को हम 36% बता रहे हैं, तो क्या वो हिंदुओं की आबादी, हिंदू ओबीसी अति पिछड़ों की आबादी है या मुसलमानों की जोड़ के है? ये क्लियर नहीं है। लेकिन आप इसको इस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि उसमें हिंदू जो अति पिछड़े हैं, उनकी आबादी 31% बनती है और 5% जब इनको जोड़ते हैं, तभी ये जाके आप 36% बना सकते हैं। तो जी। लिहाजा आप देखिए, जब तो ये आप इस चीज इतना को जी, इस अरिथमेटिक में अभी फिलहाल नहीं जाते हैं क्योंकि फिर मेरी भी तैयारी होनी पड़ेगी उसके लिए और तब अब बात हाँ, आगे बढ़ेगी। लेकिन खास करके जो उपेंद्र कुशवाहा इस बात को लगातार और भी कई जातियों के लोग बात कर रहे हैं, मांझी जी ने भी बात की। उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो कल बाज़ाब्ता
राजभवन मार्च किया है। तो ये आप बताएँ कि कुशवाहा जाति की संख्या को आप कैसे देखते हैं? आपने तो अपने अध्ययन में 1931 की जनगणना को भी देखा है। 1941 तक जो डिबेट था और जो कुशवाहा समूह से जो निवेदन गया था, जिसमें उनको क्षत्रिय कहे जाने को लेकर के बात थी और अंग्रेजों ने उसपे एश्योरेंस भी दिया था अधिकारी ने, कि अगली हाँ, जनगणना में होगा, लेकिन वो 1941 की जनगणना सामने नहीं आती। 1928 में ये बातचीत चली जो आपके यहाँ चर्चा में है। उसमें कई सारी जातियाँ और भी हैं। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइएगा कि उस समय के आंकड़ों को भी आप देख रहे हैं, 31 के आंकड़े हम सबके भी पास हैं। तो उसमें हम्म। आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी है? माने जानबूझ करके संख्या कम करके दिखाई गई, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, देखिए, उस तरह के जो आंकड़े हैं, 31 के आंकड़े हैं, 91 के आंकड़े हैं, 81 के आंकड़े हैं, तो उसमें जो आंकड़े दिखाए गए हैं, उसमें आप एक खास तौर पे देखिएगा कि वो गणना 10 वर्षों के बीच में होती थी और 10 वर्षों में अंग्रेजों ने जो गणना की है, उस गणना में ये भी दिखाया है कि किस जातियों के प्रतिशत या उनका परसेंटेज किस रूप में बढ़ा है। उन्होंने ये भी काउंट किया है कि कभी अकाल आ गई, कभी बाढ़ आ गया, मर गए लोग, तो उनकी जनसंख्या बिल्कुल। कम भी हुई। ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ही एकेडमिक तरीके से, कि आपको कहीं भ्रम नहीं हो इस बात को सोचने में। मैं जो अभी आपको बताया कि मुसलमानों की आबादी को लेके, उसी तरह से आप देखिएगा कि हम सरकार ने कराया है, हम उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम एक सवाल जरूर उठा रहे हैं कि जिन जातियों की गणना, जैसे मान लीजिए कि झारखंड में कोयरी की आबादी थी, उड़ीसा में नहीं थी, तो वो आबादी उधर चली गई। तो ये मान जी। लीजिए कि थोड़े तार्किक रूप से आप ये कह सकते हैं कि वो गणना ठीक है, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि वो गणना 10 साल के अंतराल में कराते थे। आप मोटा मोटी आप देखिए तो 100 साल के बाद आप करा रहे हैं। तो क्या आपके माने गणना में क्या कुछ भी जातियों की परसेंटेज कुछ भी तो बढ़ना चाहिए। ये चीजें एक परसेंटेज सवाल। क्यों बढ़ जाएगा सर? अजय अजय सर, परसेंटेज क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये परसेंटेज तो 100 के भीतर है, 100 में और दूसरी जातियों के भी बढ़े। 100 के हाँ, भीतर है, तो परसेंटेज हाँ, यदि मान लिया माल्थस की थ्योरी भी लागू कर दें इस पे, तो उसके हाँ, बावजूद ब्राह्मण भी हाँ, बढ़े, क्षत्रिय भी बढ़े, यादव भी बढ़े, हाँ, ये कहार भी बढ़े, चमार भी बढ़े, पासवान भी बढ़े, तमाम लोग बढ़े। तो उसमें तो परसेंटेज से ज्यादा मुझे ये बताइए, आपका विस्तृत अध्ययन और सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो ये इसमें कौन कौन से समूह आते हैं, कुशवाहा में कौन कौन सी जातियां आती रही हैं, पहले कौन सी आती थी, अभी कौन सी आ रही हैं, और दूसरा इनका क्षेत्र क्या रहा है। जैसे आपने मगध के क्षेत्र को खास करके काफी बताया कि वो एक उनका इलाका था, खेती से जुड़ी हुई ये जाति रही है और कई तरह की खेती से जुड़ी रही है अलग अलग समय पे। फिर वो कुछ पूर्वी यूपी का इलाका, अयोध्या वगैरह का इलाका आप बता रहे हैं। एक कहानी भी है कुशवाहा को लेके, बनारस से जुड़ी हुई कहानी आप इसमें इसकी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ, थोड़ा है। वो कौन से इलाके हैं और कैसे ही कुशवाहा जाति का प्रसार है इस इलाके में। और दूसरा कि झारखंड यदि अलग हुआ होगा तो उस इलाके में भी तो काफी बड़ी संख्या में कुशवाहा है। यदि घटता हाँ, बढ़ता कुछ है तो जिले हैं, वो भी है। कुछ जिले जी। हैं, वहाँ भी कुछ जिले हैं। जैसे छोटा नागपुर का जो पुराना छोटा नागपुर था, जिसमें जो जिले बने हैं, उन जिलों में खास करके कुशवाहा की भी आबादी थी। कुछ जिलों में कुर्मी जाति की भी बहुत अच्छी आबादी थी और कुशवाहा की भी आबादी थी। उसके अलावा बिहार में मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ऐसा कोई भी जिला नहीं कि जहाँ कोयरी की आबादी नहीं, और मूलतः खेतीहर रहे हैं और खेती से जुड़े रहे हैं। तो जमींदारी प्रथा में भी एक इनकी डिमांड थी, खेती करने वाले लोगों की, जमींदारों के पास भी इनकी डिमांड रहती थी। तो बहुत सारे जगहों पर जहां नहीं थे, उनको ले जाके इन लोगों ने बसाया उस समय, और खेती के काम करने के लिए एक कहिए कि बहुत ही स्किल्ड जिसको बोला जाए, एक जाति थी उसमें। और जब इस तरह के अंग्रेजी राज में भी और जमींदारी प्रथा में भी इनकी डिमांड थी, तो उसकी इनकी एक जो आइडेंटिटी थी, वो एक तरह से कहिए कि एक उत्पादक जाति जिसको बोलते हैं, कि कृषि उत्पादक जाति। तो कृषि उत्पादक जाति होने के नाते इनकी डिमांड तब उस समय, चूंकि
कृषि ही एकमात्र उस तरह की अर्थव्यवस्था थी भारत में अंग्रेजी राज में या जमींदारी प्रथा में। तो उस स्थिति में इनकी एक डिमांड थी हर जगह, और ये खेती करते भी थे, और उस तरह से इनके रहन सहन भी थे, और इनकी आबादी भी। तो धीरे धीरे इनकी आबादी भी इस तरह से रही कि पूरे जहां जहां खेती के आपके ये चीजें मिलेगी वहां वहां ये जातियां हैं, इसमें ये नहीं है। तो इसमें बिहार बिहार की के जहां बात करें तो मगध और वो। मगध 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 क्षेत्र, मैथिल क्षेत्र, जो मिथिला क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र है आपके, मगध का क्षेत्र है, या भोजपुरी का क्षेत्र है, या फिर आपके भागलपुर का इलाका है, उस तरह के इलाके में, सारे इलाके में ये जातियां हैं। और इसमें झारखंड कहीं में झारखंड में चतरा और वो जो इलाका है, और हाँ, गया चतरा, और जो पहले अंग्रेजी राज में जो छोटा नागपुर जिसको बोलते थे हम लोग, छोटा जी नागपुर में जो कई कई जिले बने हैं, उसमें बड़ा इलाका जी था, बहुत बड़ा इलाका था छोटा नागपुर। तो उसमें जो जिले बने हैं, हजारीबाग, चतरा, गोंडा, ये सारे जिले हैं उसमें। तो उन जिलों में इनकी आबादी, इसलिए कि वो इलाका, इसलिए उसके भी कारण है कि इसलिए कि वो प्लेन इलाका है सर, संजीव जी, वो प्लेन इलाका है, और वहां खेती करने के अवसर मिले, तो इस नाते वो, जी माने वहां पर ये जातियां आपको मिलेगी। जी। ये है इसका। तो कुल इस तरह की ये चीजें रही। ये जैसे जो ये कुशवाहा जाति है, वो खास करके जुड़ी रही खेती से। तो खेती का इलाका, प्लेन का इलाका होगा, नदियों का इलाका होगा। यादव जाति है, उसे भी पानी और भरपूर, चूंकि पशुपालन का मामला है तो उनका भी अपना एक नदियों से संपर्क रहा है। फिर भी जो हम्म, छोटा नागपुर का इलाका है या पूरा रांची है, जो झारखंड है, वहाँ यादवों की संख्या थोड़ी कम ही गई बनिस्पत की कुशवाहा गए, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। हम्म। नहीं, जी। सही तो बात है। अब मैं ये कहूंगा आपको ना कि आप देखिएगा पूरी लाइफ स्टाइल, और हम तो कई अंग्रेजों की जो सेंसस में पढ़ रहा था, तो मुझे लगा, तो उन लोगों ने जो डिफरेंशिएट किया है कि कुर्मी और कोयरी में क्या अंतर है, तो उन लोगों ने जो जिस तरह से बातें कही, जिस तरह से उनके पूरे लाइफ स्टाइल को, उनके संस्कारों को, उनकी आदतों को, व्यवहारों को डिटेल्स में उन्होंने डिटेलिंग की है। तो उन्होंने एक चीज बताया कि कुर्मी जाति जो है, वो मेन क्रॉप्स जो होते थे, जैसे कि मान लीजिए कि धान हो गया, गेहूं हो गया, मेन क्रॉप्स, और कोयरी जाति जो होती थी, वो मेन क्रॉप्स के साथ साथ आप सब्जी और इस तरह के बागवानी के भी काम करते थे। यही अंतर था। जातियां जी मूलतः कहीं ना कहीं से एक ही है दोनों तरफ से, लेकिन अब जो भी है, इस तरह की चीजें जो राजनीति में और तरह की चीजें होती रहती है, लेकिन इनकी जो आदत है, इनके जो व्यवहार है, या जो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत मिलता जुलता है। इसीलिए आप हमारे दर्शकों देखेंगे को कि हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा कि वो कौन कौन सी जातियां हैं जिनका एक फीचर एक साथ मिलता रहा और मांग हुई, और किस तरह से वो गंगा प्रसाद जी हैं ना, जिन्होंने कुशवाहा टर्म को, जी, कुशवाहा एक सूत्र में इन जातियों को चिन्हित किया कुशवाहा के रूप में, पहली बार। हाँ हाँ, अब सही हमने उसमें कोट किया है। गंगा प्रसाद जी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, कछवाहा कुशवाहा क्षत्रिय, इस तरह के था उनका किताब, पूरा डिटेल हमको अभी याद नहीं आ रहा है, उसके लेकिन उसके पहले वो तक ही सब। ये अलग अलग जातियां कोयरी, माली आदि जातियों के तौर पे थी। हाँ, तो ये बात आप जो कह रहे हैं कि 20वीं सदी की बात है, 20वीं सदी जी के 1900 वही 30 उसके आसपास की बात है ये। तो सब जी। जैसे हो क्या रहा था कि उस समय एक उस समय बिहार में अ, त्रिवेणी संघ का उदय हो चुका था। हाँ, त्रिवेणी संघ का उदय हो चुका था, लेकिन त्रिवेणी संघ के उदय के पहले एक जो ओबीसी जातियां थी, खास करके जिसको हम कहें कि क्षत्रिय आंदोलन से जो जुड़ी रही ये जातियां, खासकर जिसमें कि कोयरी, कुर्मी और अहिर, तीन जातियां थी। तीनों ने क्षत्रिय आंदोलन को एक तरह से कहिए कि इनकी पहचान रही। लेकिन इसके पहले हम कुछ चीजों को आपसे कहना चाह रहे थे कि जातियां जातियां बड़ी डायनेमिक, माने एक तरह से इस मामले में रही है, और बहुत ही मजेदार भी इनका एक तरह से कहिए कि जो चरित्र रहा है, कई तरह से इस तरह का चरित्र भी रहा है। तो इन लोगों ने जो माने आंदोलन चलाया, तो
उस आंदोलन में एक तरह से कहिए कि सबसे पहले यादव, कुर्मी और कोयरी थोड़ा बाद में आए, लेकिन उनके साथ आए ये। तो साथ आए तो जब जनेऊ पहन के अब इस तरह की चीजें जब होने लगी, तो एक तरह से कहिए कि जो कास्ट हायरार्की थी, तो कास्ट हायरार्की में ये अपनी माने एक तरह से वो सामाजिक परिवर्तन का मामला नहीं था। वो मामला ये था कि हमको भी जो जिसको आप वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं, कि चतुर्वर्ण व्यवस्था जिसको कह रहे हैं, तो इनका कहना था कि हमको भी आप क्षत्रिय के रूप में टैग करिए, न कि आप शूद्र के रूप में। इनका एक विरोध था उस सवाल पर, और उसी कारण से ये क्षत्रिय आंदोलन आपके सामने सामने आता है। लेकिन इस आंदोलन ने सोसाइटी में जो उस तरह के जो परिवर्तन होने चाहिए, उसने ये नहीं किया, बल्कि एक तरह से कहिए कि वो स्टेटस हायरार्की के अंदर अपनी स्टेटस की बात लोगों ने किया। अब आज के दौर में आप थोड़ी-सी बदली हुई परिस्थितियों में आप सवाल ये भी उठा सकते हैं कि भाई आपको सोशल स्टेटस तो क्षत्रिय का चाहिए, और आज जो है सांस्कृतिक और पिछड़े होने का भी आप डिमांड कर रहे हैं। तो ये दोनों तो आपस में एक कंट्राडिक्शन लेकिन की बात है। इस पर तो खैर हमने अपने इंट्रो में कहा भी, कारण भी थोड़ा-सा स्पष्ट किया, और इस पर और अलग से भी इस सांस्कृतिक प्रसंग पे और बात कर ही सकते हैं। हुँ। 1891 के जनगणना में कोयरी, माली, आपकी किताब से देख रहा हूँ, काची, मुराव, गुजराती कोयली और बंगाली कैवर्त। हाँ। कैवर्त यानी मल्लाह, तो मल्लाह वाला जो निषाद वाला समूह है उसमें जाकर के। तो हाँ, नहीं, ये कैवर्त जी कैवर्त बताएं सर। के इसमें आप एच.एस. रिजली जिन्होंने कास्ट ट्राइब्स किताब लिखी है, बंगाल के बारे में खास करके लिखा है, और डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की इंपेरियल गजेटियर्स भी है। तो इन दोनों लोगों ने इस बात को कहा है कि कैवर्त जो था एक खेतिहर जाति थी, जो कुशवाहा जाति से मिलती जुलती थी, लेकिन जो मल्लाह जिसको कैवर्त उनको भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको वो कैवर्त जातियां जो उड़ीसा में कभी बहुत बड़े जमींदारी थी इनकी, कैवर्त जो थी, तो मल्लाह जो थे, अब जैसे होता क्या है कि आपस में जो हायरार्की है, उस हायरार्की को पाने के लिए, जैसे मैं आपसे बताऊं कि जैसे 1931 की जनगणना में करीब 6000 जातियों ने ये डिमांड किया कि हमारी नाम बदल दिया जाए, हमारा जो ओरिजिनल नामकरण है उसको बदल दिया जाए। उसी तरह से बंगाल के जो सेंसस सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने बजाते लिखा है कि हमारे पास इतने आवेदन आए कि जिसको हम सॉर्ट नहीं कर सके, तो उसको मैंने तौल लिया। तौला तो वो बता रहे थे कि 54-55 केजी वो था आवेदन, कि लोग अपनी जाति को कैसे माने निशु संस्कृताइजेशन समाज शास्त्र की भाषा में। हाँ, बिल्कुल। इसका इसका मतलब ये मोटा-मोटी ये मतलब हुआ कि जो बड़ी जातियाँ हैं या ऊँची जातियाँ हैं या ब्राह्मण हैं या और भी हैं, तो वहां उनके शामिल। आदतों को, हाँ, उन जो हायरार्की है, कि उनकी आदतों को, संस्कारों को, उनके आइडियाज़ को हम अपना लें, और उनके हिसाब से या उनके समक्ष उस तरह से दिखने की कोशिश करें। यही है संस्कृताइजेशन, बिल्कुल। या इसको ब्राह्मणीकरण भी कह सकते हैं, या अंग्रेजों ने इसको हिंदूकरण लिखा है कि इस तरह से हिंदूकरण हुआ। और इस हिंदूकरण में जो चीजें हुई, वो सबसे पहले एक तरह से कहिए कि शैव धर्म था, वैष्णव लोग थे, ये दशनामी संप्रदाय था, रामानंदी संप्रदाय था, ये सारे लोग इस तरह के जो शुद्धिकरण का एक तरह से आंदोलन था कि इन जातियों को कैसे माने संस्कृताइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, तो ये लोगों ने एक तरह से ये चलाया। तो उसका ये जी परिणाम आज आपको दिख रहा है कि हायरार्की में ये चीजें आपको सामने आ रही है। जी। तो बिहार में जी। अभी कुशवाहा समूह के तहत कौन कौन सी जातियों को आप देखते हैं? कोयरी, दांगी। देखिए हाँ, कुशवाहा माने आप जो कह रहे हैं कि कोयरी, काछी, माली एक मेजर जाति है उत्तर प्रदेश में, जी और उत्तर प्रदेश में सैनी माली जिसको बोलते हैं, माली वहाँ एक तरह से बहुत ही बड़ी जाति है, और जी। ये एक ऐसी जाति है कि जो पाकिस्तान से लेके और इंडिया आज के जो है वो सारे जगह एक फूल समय का में पाई जाती है। फूल हाँ, फूल और पत्ते से जुड़ा हुआ। जी। हाँ, ये जैसे ना, राजस्थान के अभी के मुख्यमंत्री माली है। हाँ, हाँ, ठीक बोले जी। हैं।
तो गलत। उस तरह से इन लोगों की एक बड़ी तादाद रही है। और जी। ये जातियां भी एक तरह से उत्पादक रही है। माने इनके बारे में जी। कहा जाता है कि जब माने शैव वैष्णव और ये क्या कहते हैं मंदिरों का जब ये चला, तो एक बड़ा व्यापार था ये उस समय, मंदिरों में फूल देना और इस तरह की चीजें करना। तो ये बड़ा व्यापारिक जाति थी एक तरह से। उसी तरह से माने जैसे जी, बागवानी, ये सारी जिससे जातियां इसी से जुड़ी। दर्शकों को बताते चलें, जिससे महात्मा फुले आते थे। तो बिहार की हाँ। जनगणना में उसकी संख्या 0.2672%, टोटल 34 लाख 34 लाख माली बताया जा रहा है। लेकिन अब ये कुशवाहा समूह में तो नहीं काउंट होते ना, अब तो माली नहीं, अलग है। देखिए यही मैं कह रहा हूँ ना, वो हायरार्की की बात, जो मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कास्ट हायरार्की में, कि आपको जी। हायरार्की की पोजीशन भी चाहिए, स्टेटस भी चाहिए, और ये भी चाहिए। तो यही कंट्राडिक्शन, मेन चीजें यहीं पर हो रही है। अब जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कोयरी है, कोयरी जाति है और दांगी जाति है। दांगी जाति से आपके जगदेव बाबू आते थे। तो दांगी जाति ने अपने आप को चाहा कि एक घोंसला बना ले कि हम भी अलग रहें। तो जनगणना में उन लोगों ने कहा कि हम दांगी क्षत्रिय के रूप में हमारा नाम लिखा जाना चाहिए। जबकि कोयरी लोगों ने कहा कि हमारा कुशवाहा, माने संस्कृताइजेशन के बाद, कि हमको कुशवाहा क्षत्रिय आप बनाइए। तो जी। सवाल है कि आप वहीं पर आपके बीच में एक डिवीजन हायरार्की को हुआ। लेके, हाँ, एक डिवीजन होता है। ठीक है। तो अभी तो तो अब अभी दांगी अति पिछड़ा है, अभी तो दांगी अति पिछड़ा किया नीतीश हाँ, जी ने अति उसको। पिछड़ा में है अभी। देखिए, ये भी कमाल की बात है, अपने आप और में कमाल है ये। आर्थिक रूप से संपन्न भी है। कोयरियों से ज्यादा संपन्न है। और माली माली भी अति पिछड़ा में है। अब माली भी अति पिछड़ा में है। माली भी एक तरह से वही कह रहे हैं कि हायरार्की में लोग नहीं मानते हैं कि भाई हम उनसे बड़े हैं, हम उनसे साथ कैसे अब कर सकते हैं। तो कभी कभी इसी सवाल पर देखिए, मुझे कभी कभी लगता है ना कि ये जाति जो है वो एक तरह से रेस नहीं है ये। इसको आप रेस नहीं कह सकते हैं। ये एक तरह से कहिए कि एक ऐसा ग्रुप है, या ऐसा एक समूह है जो कि अंतर्विवाही है। इसके साथ एक बड़ी ये चीजें हैं कि अंतर्विवाही है। तो अंतर्विवाही होने के कारण ये एक तरह से कहिए कि अपनी एक पहचान जो चाहती है कि होती नहीं हम है, एक, बनाए रखती है, और लंबे दौर से जाति हाँ बनी चली हाँ है। हाँ, ये बनाए ये रखती होता है। है। थोड़ा और सा उसको उत्पत्ति के चाहती बारे है में कि ये बताइए। बनाए रखें। और इस वजह से जी। जो आप कह रहे हैं ना जिस बात को, कि आप जी। देखिएगा कि आज भी माली को और इसको दांगी और कोयरी को मिलाया जाए इसमें, हालांकि है सब। ये बात को तो माने इस जो बात हम कह रहे हैं, ये सेंसस में भी दर्ज किए हैं कई जगह पर, कि ये सब एक ही है और आपस में कह रहे हैं कि, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई हमारे पास इतना कॉलम नहीं है कि हम अलग अलग इसको बनाएं। उनके साथ भी ये समस्या थी जो नहीं, आज अब जिस समस्या। इस बातचीत को हम बहुत पॉलिटिकल नहीं रखना चाहते, थोड़ी जानकारी के लेवल पे रखना चाहते, फिर भी एक टिप्पणी तो करते ही चले कि कल जो मैंने हाँ गांधी मैदान के इलाके में देखा, बहुत कम निकलता हाँ हूँ पटना में, जब निकला उधर, तो जो उपेंद्र कुशवाहा जी की बेचैनी है, वो उनको कोशिश करनी चाहिए, जो भी कुशवाहा या कोयरी समूह के नेता हैं, रागी समूह के नेता हैं, और उनको किसी भी तरह से कोई ऑब्जेक्शन है इस संख्या के आने से, या कोई प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है, तो क्यों नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर भी है या एनडीए में है, क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिर कहते हैं कि भाई जनगणना प्रॉपर जो होता है, जिसका सेंसस करवाने का काम केंद्र सरकार का, वो करवा लो। उसकी जगह आप ये बात कर रहे हैं, या इस जाति की कितना पिछड़ा है, कितना इसके पास नौकरियां हैं, कितनी नहीं है, इन तमाम चीजों पे बात करनी चाहिए, इस तरह के विवाद पैदा करने के। लेकिन खैर, इस पर आपसे टिप्पणी अभी नहीं लेंगे। अभी हम आपके अपने दर्शकों को आपसे सुनवाना चाहेंगे, इसके कुछ मिथक भी हैं। आपने जिक्र किया है किताब, चूंकि बातचीत किताब सेंट्रिक भी है, तो कुछ मिथक, ये जाति जैसे शिव ने कैसे पैदा किया इनको, हालांकि वो मिथक भी आमतौर पे हकीकत से जुड़ा जुड़ा हुआ ही मिथक है। तो हम्म। जी, वो क्या है मिथक, नहीं, इन जातियों का? मिथक ये था कि जैसे मान लीजिए कि फूल वगैरह चढ़ाते, जिसको आप नहीं कह रहे हैं कि माली और ये सब माने एक ही थे इस तरह की चीजों में। एक उत्पादक जाति थी, बड़ी जाति थी, उत्पादन से जुड़ी हुई जी। थी, और खास करके कृषि उत्पादन से जुड़ी हुई। तो इनमें जो है शंकर जी की जो माने मिथक है, पूजा करते थे। तो बड़ी समय से फूल ले जाना और इस तरह के उनको जो पूजा के दौरान जो सारी
संस्कार होते हैं या विधियां होती है, वो सारे बड़े मन से, मनोयोग से इसको करते थे। तो शंकर जी ने एक दिन प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया, यही था वो मिथक, यही था उनका। लेकिन तो वो वो चीजें सारी मिथक जातियाँ ये सिर्फ़ अभी दिखाती नहीं, है। उन्होंने उन्होंने अपने इलाके में कोयरी, माली, ये आपने उस सबको बसाया उन्होंने, ऐसा वो मिथक है। हाँ, वो कहानी सबको तो उन ये है लोगों ना ने, कि हाँ खेती, सब्जी और इसके लिए कोयरी समुदाय को बसाया, फूल और उसके लिए माली समुदाय को बसाया। तो ये खेती हाँ से जो हाँ। वो जी, नहीं, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर कॉलोनियल इंडिया में जो एग्रीकल्चर व्यवस्था थी, जो जी, कृषि अर्थव्यवस्था थी, चूंकि वो कृषि अर्थव्यवस्था पर ही मेन डिपेंड थी, तो उसके अंदर जो कल्चर डेवलप हुआ, जो इस तरह जी, के धर्म और संस्कृति डेवलप हुई, वो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि इस तरह की चीजें हो, जैसे कास्ट हायरार्की और इस तरह की चीजें, धर्म और सारी आपस में बहुत मिलने जुले हैं, लेकिन ये वो इस जाति तरह ये की, जाति रैयत ये जाति रैयत ज़्यादा रही है ना? ये हाँ रैयत जमींदार रही है, रैयत, हाँ ज़्यादा जमींदार रैयत नहीं रही रही। है। वो आपको मैं बताऊं कि क्या कहते हैं उसको, जो जमीन का जो रिकॉर्ड रखने के लिए जो बनता है, उसमें इस जाति को रैयत लिखा गया है, और इनकी टाइटिल भी बदलती रही है। आप देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि जाति एक समूह है, अंतर्विवाही समूह है। ये सबसे पहले पुराने खाता खतियान जिसको बोलते हैं हम लोग, उस खाता खतियान में जब आप देखेंगे, तो बहुत पहले इनकी जो जाति लिखी रहती थी वो महतो लिखी रहती थी, महतो, महतो लिखी रहती थी। अभी भी और कुछ लोग एक महतो लिख अभी भी कुछ लोग हाँ, महतो लिखते हैं। खतियान में महतो ही था। तो उस महतो का मतलब ये सब देखिए, उसमें अब महतो में कुर्मी भी थे, कोहरी भी थे, लेकिन महतो शब्द इसलिए आया कि वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, खासकर खेती से जुड़े हुए थे। तो उसमें महतो, कुछ दिनों के बाद मेह मैंने देखा मेहतो, अपने घर, मैंने अपने घर के जो खतियान है मैंने उसमें भी देखा, तो उसमें देखा कि भाई शुरू में तो आप महतो लिख रहे हैं, बाद में जो 1913 या कुछ आसपास जो है, तो वो हम, माने हमारे दादा जो थे, दादा के दादा जो भगत बन जाते हैं, ठीक है। देखिए इसके पीछे भी एक बड़ी माने ये है, वो सांस्कृतिक मामला है कि उस समय में आप देखिएगा कि जब ये बात भगत लिखी गई, तो उस समय आप देखिएगा कि देश में वैष्णव धर्म, वैष्णव और शैव बहुत तेजी से आंदोलन था, आर्य समाज का भी आंदोलन था, और उस समय एक कबीर पंथ का भी आंदोलन था, और नानक पंथ का भी आंदोलन था। माने जिस तरह से कहिए कि एक भक्ति आंदोलन जो जिस तरह से था, भक्ति आंदोलन और ये दोनों आंदोलन आमने सामने थे। तो उस समय और बहुत सारी, इन सब से ये इस जाति का अपना एक संबंध रहा है। हाँ तो वही बता रहे हैं कि आपको इस उसी दौर में बहुत सारी जातियों ने या तो कबीरपंथी हुई या फिर वैष्णव, तो उन लोगों ने अब कंठी माला, बहुत सारे लोग तो पुराने जो लोग थे कंठी पहनते थे कबीर पंथ वाली, और कुछ लोग जनेऊ पहनते थे। तो उस तरह से वो भगत हो गए, क्या तो अब भगत हो गए, हम वैष्णव हो गए, मीट मछली नहीं खाएंगे, बस ये था उनका मामला, तो वो महतो भगत के हो गए। अलावा महतो के अलावा मेहता भी लिखते रहे। हाँ, मेहता तो थोड़ा संस्कृताइज्ड है, लेकिन अच्छा, मूलतः वो शब्द महतो ही है, ओरिजिनल जी। शब्द महतो। तो उसके बाद भगत हो गए। भगत होने के बाद जो है ये अब एक जो संस्कृताइजन क्षत्रिय वाला मामला चला, तो भाई पता चला कि अब अपनी एक वंशावली बनानी पड़ेगी। तो उस वंशावली जो बनाया गया उसमें कहा गया कि राम के बेटा जो है वो लव कुश, और इसमें कुर्मी भी जुड़े, और एक लंबा कहानी है ये, कैसे कैसे बढ़ी। दांगी दांगी क्या व्यवसाय करते हैं? दांगी भी खेती ही करते हैं, मूलतः इसी के एक पार्ट हैं। तो उन लोगों ने मूलतः देखिए, मूलतः एक छोटी सी, गया इलाके में इनकी संख्या कहाँ है? एक गया इलाके में? हम बता रहे हैं, एक छोटी सी बात बता रहे हैं उनके बारे में, उनके बारे में जो खास करके 1931 की जनगणना में इस बात को दर्ज किया है कि वो जब अपना संस्कृताइजेशन कर रहे थे, जब अपनी ब्राह्मणीकरण कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, कह रहे हैं कि संस्कृताइजेशन का मतलब था कि ये बड़ी जातियों की, जो ऊंची जातियां हैं, उनकी आदतों को, उनके आइडियाज को, उनके व्यवहारों को या उनके संस्कारों को अपना के उनके बराबर दिखना। तो उन लोगों ने कहा कि हम विधवा विवाह नहीं करेंगे,
जबकि जितनी भी इस तरह की खेतिहर जातियां थी, उनमें विधवा विवाह बहुत ही आम तौर पर था। तो उन्होंने कहा कि हम विधवा विवाह नहीं करेंगे। तो विधवा विवाह नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तो कर रहे हैं। तो हुआ कि भाई हम लोग थोड़ा ज़्यादा संस्कारित हैं और ज़्यादा संस्कृताइज़ हैं, तो इनको हम लोग अपने साथ नहीं रखेंगे। तो उसी जबकि समय से आप देखिए। स्त्रियों के लिहाज से यह नकारात्मक संस्कार था, कोई संस्कार, हाँ, हालाँकि तो ब्राह्मणों के हाँ, यहाँ बहुत सारे नकारात्मक संस्कार हैं, तो ये हाँ, है ही है। संस्कृताइज़ेशन से ज़्यादा आप कहिए अपसंस्कृतिकरण ज़्यादा था, वो संस्कृतिकरण नहीं है था, ही है, ही है, है ही है, खराब है ही संस्कृति की है। ओर जाना कहेंगे। हाँ, हाँ, है ही, बिल्कुल है। उसी बात को वो अपना के, तो उस समय ये एक डिफरेंसेस पैदा हुए और इसी का परिणाम था कि उन्होंने अपना जो आवेदन दिया अपनी जाति के बारे में, तो कहा कि हमको दांगी क्षत्रिय लिखा जाए। और जबकि हाँ, कोयरी कह रहे थे कि हमको, इन्होंने नहीं अपना किया संस्कृताइजेशन, लेकिन इनके अंदर ये चीजें नहीं थी। तो साथ में खाना पीना सब कुछ छूट गया और शादी को जो ही कहे ना कि अंतर विवाही समूह। तो असल में है क्या कि जाति इसलिए बनी है कि कुछ इसके जो है इंश्योरेंस है। आप देखिएगा कि आप कभी सोचिएगा कि जाति की क्या जरूरत है हमारे जीवन में, तो आप देखिएगा कि कुछ इसके इंश्योरेंस है। बिल्कुल। इंश्योरेंस के रूप आप देखिएगा कि जैसे शादी विवाह करने का, या फिर हायरार्की में अपनी स्ट्रेटिफिकेशन का डिमांड करने का, इस टाइप की चीजें। तो उस टाइप की चीजों को, सिर्फ बुराइयों से कोई भी व्यवस्था टिकी नहीं रहती, तो इसके कुछ अलग प्रसंग हैं और जाति के प्रसंग में नहीं तो आप जाति आजकल देखिएगा कि अब तो कुछ शादी विवाह भी हो रहा है, कुछ जी, आपस में लोग आगे आ भी रहे हैं। अब बहुत सारे बिल्कुल। इन्हीं जातियों के बीच से हमने देखा कि कुछ लोगों ने डिमांड किया कि नहीं भाई, हम लोगों की साथ में गणना होनी चाहिए। ये भी चीजें एक परिवर्तन के ये संकेत हैं। जी, ये जाति जो है कई सारे क्रांतिकारी बदलावों के साथ भी बहुत ऐतिहासिक रूप से जुड़ी रही। जगदेव बाबू को तो हम लोग लेटेस्ट जानते हैं और एक प्रतीक हैं वो, किसानों के उसके आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन को लेके, भागीदारी के सिद्धांत को लेकर के, एक जो इक्वालिटी का संघर्ष है उसमें जगदेव बाबू एक बड़ा नाम है। इनका ही हम्म। चाहे वो त्रिवेणी संघ का आंदोलन हो या इवन नक्सली आंदोलन, बिहार में भी कई जो पार्टियां हैं जो प्रगतिशील और दक्षिण दोनों के अधिक हमें में बांटते हैं, तो वहां भी ये जाति दिखाई पड़ती है। तो हर हम्म। बदलाव के संग में इस जाति को हम सब चिन्हित कर सकते हैं क्या? नहीं देखिए, कांग्रेस आप माने राजनीतिक रूप से आप देखिएगा, तो जो जिस तरह से एक तरह से समाजवादी आंदोलन, जिसको कहें कि बिहार की धरती पर लोहिया जी का जो समाजवादी आंदोलन जिस तरह से खड़ा हुआ, या फिर कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों के आंदोलन जो खड़े हुए, सीपीआई, सीपीएम, एनडीपी, एक क्या था पहले शुरू में, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें त्रिवेणी संघ जब बिखरा हुआ त्रिवेणी संघ का, तो उसका बड़ा हिस्सा इन जातियों के सपोर्टर बने, इन पार्टियों के। और एक तरह से देखिएगा कि समाजवादी आंदोलन की बुनियाद में ये जातियां रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और प्रगतिशील आंदोलन को आप जहां तक कह सकते हैं, आप चंद्रशेखर जैसे लोग माले के, सीपीआई माले के नेता रहे हैं, जगदेव बाबू जैसे लोग रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन के रूप में आप देखिएगा तो महात्मा ज्योतिबा फूले रहे हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं, जो इन लोगों ने एक प्रगतिशील, जिसको हम कह रहे हैं कि इस चीजों को तोड़ के, इस चीजों को तोड़ने में भी बहुत लोग आगे आए, ऐसा नहीं है। और बहुत आपको याद होगा कि शायद आप, उसी किताब में भी जिक्र है कि एक दौर ऐसा आया कि जनेऊ तोड़ो आंदोलन जी, चलो। जगदेव बाबू के नेतृत्व मैंने चला ये चीज। तो इसको इसको इस तरह से जनेऊ भी जो एक आंदोलन देखा चला जाना उसके 45 साल बाद जो है जगदेव बाबू के नेतृत्व में जनेऊ तोड़ो आंदोलन भी चला। और चाहिए। हाँ, कांग्रेस हाँ, थोड़ा रिलेक्टेंट रही है। यदुनंदन जी जब गए त्रिवेणी संघ के, जो और बाद में जब टिकट की बात आती हाँ, थी, तो ये मैं आपको ये बैगन भंटा रोपेंगे क्या विधान परिषद में जाके, इस तरह से भी सुनने को मिलता था। हाँ, भाई है वो, उस पर तो प्रसन्न कुमार चौधरी और उनका बड़ा अच्छा एक पूरा डिटेल्स है कि जी, कैसे कांग्रेस ने त्रिवेणी संघ को तोड़ा। त्रिवेणी संघ को तोड़ने में भी एक बड़ी भूमिका थी, क्योंकि जाति की भी अपनी केमिस्ट्री है, जातिवाद, और जी, उसके अपने केमिस्ट्री है। और उस केमिस्ट्री में आप देखिएगा कि
हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और खास करके पार्टियों का जो स्ट्रक्चर है, आप उसमें अगर ध्यान से देखें तो आपको एक चीज जरूर आएगा कि हमारे संजीव जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी है संजीव चंदन, लेकिन आपको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट उसी आधार पर मिलेगा कि आपकी जाति कितनी है, या आप चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं, आपके पास उतनी संख्या है कि नहीं। आज जी, एक बात जिसको आप जिसको कह रहे हैं इस बात को कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने आज आंदोलन किया और इस तरह की बात, अब मैं इस बात को इस तरह से देखता हूं कि जब आपके सत्ता में भागीदारी या कहिए कि आपकी पार्टियों के जो द्वार हैं वो जाति के आधार पर ही जब खुलेंगे, तो कौन ऐसी जाति नहीं चाहेगी कि हमारा कुनबा बढ़े, हमारा बिल्कुल। कबीला बढ़े। सब चाहेंगे कि हमारा बढ़े। और यही जी, एक बात है जी। कि जो आप विरोध की बात कर रहे हैं कि हमारी कौन जाति है, माने हमको हमको तो देख रहे हैं कि आप एक कौन सी ऐसी जाति है अभी के दौर में जो ये डिमांड नहीं कर रही है या उसको ये नहीं कह रही कि हमारा संख्या कम हो गया है। और इवन मुस्लिम जातियों में आपको तो आश्चर्य होगा जान के कि बहुत सारी मुस्लिम जातियां जो ये कह रही है कि बहुत, उसमें भी देखिए मैं यही बात कह रहा था कि संस्कृताइजेशन, उसमें जो जितनी पसमानदा मुस्लिम जातियां हैं उसमें बहुत सारी जातियां ये कह रही है कि बहुत सारे लोगों ने अपना नाम जो है वो अशराफ में लिखवा दिया है, इस वजह से होता है हमारी वो। संख्या, जी, 5-10 हमारी परसेंट का संख्या, एरर तो सर जब सरकारी चीजें होती हैं, और ये मांग ये हाँ, होनी तो चाहिए उसमें थी कि संख्या हमारी कम हो गई है। तो बिल्कुल। उनकी भी एक दर्द है इससे। लेकिन इस दर्द के पीछे आप देखिएगा तो सबका दर्द यही है कि माने जो पार्टियां, जो स्ट्रक्चर है आपका, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कह लीजिए, हालांकि संविधान इसको अनुमति नहीं देता है, लेकिन आपके जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना है उसमें जाति बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है चुनाव लड़ने के लिए या टिकट एक लेने के लिए। एक सवाल ये भी रहता है कि ये जो इस जाति का एक फीचर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को और अपने, मतलब कोई बड़ा नेता यहाँ से एक कद्दावर नेता पैदा हो जाए, 5% अच्छा प्रतिशत होता है, आप राजनीति को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, विभाजित होता है यदि आपको उम्मीदवार के हिसाब से वोट करता है। और दूसरी तरफ इस जाति के भीतर तर आप कह ही रहे हैं, वैष्णव परंपरा भी, कबीर परंपरा भी, समाजवादी परंपरा भी, तो तमाम तरह के आंदोलनों परंपराओं से भी जुड़ता रहा है। तो पॉजिटिव पक्ष ये है कि ये तमाम तरह के विचारों, आंदोलनों, हलचलों से जुड़ती हुई जाती है। और निगेटिव पक्ष है कि इसके यहाँ से फिर कोई नेतृत्व पैदा नहीं होता, जो जहां से भी कुशवाहा होगा उसके साथ वो चला जाता है। नहीं, ये बात आपका कहना बहुत ही सही भी है और बिल्कुल 100% इस बात को सही है। इसको मैं इस तरह से देखता हूँ, जैसे आपने कहा ना कि जातियां बहुत सारी ग्रुपों में बटी हुई है, प्रगतिशील भी रही है, शैव वैष्णव और इस तरह के बहुत सारे, इन जातियों के बीच भी कई तरह के सब कास्ट हैं। उन कास्ट के भी अपने अपने अवधारणाएं हैं राजनीति को लेके, और ये सारी चीजें हैं। तो इस वजह से इनके साथ ये दिक्कत ये है कि जिस तरह से कुछ जातियां अपने बिहार के या पूरे देश में आप देखिए कि जिस तरह से एक एग्रेसिव होकर वोटिंग करती है अपने किसी भी पार्टी को, हम ये नहीं कहें कि फलाने पार्टी को या फलाने पार्टी को, तो इस तरह से जिस तरह से एग्रेसिव होके जो वोटिंग करने का जो ट्रेंड है, तो वो इसमें थोड़ा कम है। और हमको लगता है कि वो भी धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें बदल रही है, बहुत सारी चीजों के साथ बदलाव हो रहे हैं, तो वो भी चीजें अब बदल रही है। और ट्रेंड एक तरह से बढ़ रहा है, इस तरह के भी चीजें हम एक दो बार इस तरह के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी ये चीजें देखने को आ रही है कि बहुत सारी नई पीढ़ी में बदलाव आ रहे हैं इस तरह के। तो ये एक है मामला। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक तरह से जितना कि सोशल या प्रगतिशील या उस तरह से धार्मिक है, उस तरह से पॉलिटिकल नहीं है कि हमको किस तरह से वोटिंग करनी चाहिए। ये एक बात सामने आती है, ये जबकि है सच्चाई है। अभी अभी इसके बड़े तमाम बड़े नेता जो हैं, जो इंडिपेंडेंट बड़े नेता, वो भी और ऐसे भी पार्टियों में, वो सब भारतीय जनता पार्टी की ओर ज्यादा, तो क्या जाति के भीतर आपको क्या समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा लगाव है, या लालू जी, नीतीश जी के प्रति एक विरोध का भाव है? नहीं, विरोध का भाव की बात हम नहीं कर रहे हैं। इस जातियों के जो संस्कार हैं,
जिस तरह से मैं वही कह रहा हूँ कि जाति जिस जिस सांचे में बनी है, वो सांचे की अपनी एक संस्कृति है, अपना एक पहचान है, अपनी एक वो चीजें हैं। तो उस हिसाब से पार्टियों को वो तय करती है या चुनती है कि हम इसको वोट देंगे। बहुत सारे कई बार प्रगतिशील विचारों के लोग भी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि चंद्रशेखर की हत्या हुई। तो चंद्रशेखर की हत्या जब हुई, तो पार्टी ने ये तय किया कि उसकी माँ को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। जबकि जिस इलाके से वो चुनाव लड़ी थी, वहां पर कम से कम हमको जहां तक आइडिया है कि 2 से 2.5 लाख वोटर्स हैं, सिर्फ कुशवाहा वोटर्स। तो आप उसको उनको वोट मिला 600। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी-कभी इस तरह की बातें भी होती है कि ये जातियां तय नहीं कर पाती हैं कि भाई क्या हाँ, किया वो जाए तो इस समय। जी, जी, वो सभी जातियों के लिए होता है। तो अभी जो हाँ, चूँकि देखिए ऐसा विमर्श केवल पॉलिटिकल आंकड़ों का ही प्रसंग नहीं है, ये जो जाति सर्वे आया है, ये बहुत से पिटारे खुलेंगे इसमें से, बहुत सारी बात होगी, किसकी कितनी भागीदारी है, किसका कितना संसाधनों पर हक है। तो ये चीज़ें सामने आई हैं और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अलग-अलग जातियों का अपना स्वभाव क्या है, उससे पॉलिटिक्स भी तय होता है और दूसरी चीज़ें ऐतिहासिक रूप से तय होती हैं। और इसे समझने के लिए उस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको जानना समझना बेहद जरूरी है। और ये किताब खास करके एक विविध आयामों को, एक तो ये जाति समूह क्या है उस पर बात होती है, यहाँ कौन कौन से आंदोलन रहे हैं उस पर बात होती है, कौन कौन से आंदोलनों में भागीदारी रही है, ये बातचीत होती है। एक लार्जर फ्रेम पे ये किताब की गई है। तो और भी किताब पढ़ें, लेकिन इस किताब को भी पढ़ना चाहिए। अजय सर, आपने हमारे साथ आप समय निकाला, और थोड़ा समय की एक सीमा होती है और एक किताब पे बातचीत करने के लिए ये 45-50 मिनट बहुत कम होते हैं। फिर भी आपने समय निकाला हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत। कोई और बात, अंतिम बात कुछ जोड़ना चाहते हो जो छूट रहा हो आपकी ओर से आज की बातचीत के फ्रेम में, तो आप अपनी टिप्पणी करें। नहीं, एक बात मैं जैसे आप ही की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो ये जाति गणना अभी अभी हुई है, रिसेंट इसके जो रिपोर्ट आए हैं, निश्चित रूप से आप इसकी जो पॉलिटिकल सिनोरियो है, उस सिनोरियो पर इसका असर पड़ेगा और बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। और इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ चीजें बहुत आमने-सामने होगी। लड़ाई में एक तरह से बहुत चीजें आमने-सामने होगी और खास करके जातियों में जो चीजें एक तरह से चेंज हुई है कि कुछ क्लास कॉन्शियसनेस भी आए हैं उनके अंदर, तो वो लड़ाई बहुत ही गंभीर रूप से एक दिशा लेगा इस तरह से, और एक रिजल्ट जो होगा वो भी बहुत सारे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका असर तो होगा। और इस असर को कैसे जातियाँ, देखिए जातियों के बारे बिल्कुल। में बहुत कुछ कहना मुश्किल है, वो कब क्या करेंगी, कैसे तरह से मोड़ लेगी। लेकिन अभी भी ये ज़रूर है कि जिस तरह से चीज़ें हो रही है, इसका असर ज़रूर होगा। चलते चलते एक बात और अभी याद आ गया मुझे कि हम लोग बात भी कर रहे थे ऑनलाइन आने के पहले, कि एक साथी ने कहा हमें कि जो बिहार वाले कुशवाहा हैं वो अपने को सम्राट अशोक और मौर्य परंपरा से जोड़ते हैं, और जो हम उत्तर प्रदेश वाले भी कुशवाहा हैं वो अपने को लव कुश से जोड़ते हैं। तो ये क्या है? ये इस कितनी वो बात कह रहे थे जिसमें तो ये बात तो है। अब ये बात हमने बीच-बीच में भी कहा है इस चीज़ को कि वही संस्कृताइजेशन का मामला है। और इस दौर में वो जो हायरार्की है कास्ट की, तो वो कास्ट की हायरार्की में जैसे होता क्या है कि हमको किसी न किसी एक देवता चाहिए अपनी वंशज को या अपने को बताने के लिए। तो बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में भी आप देखिएगा कि आजकल एक एक दौर भी चला है, जैसे कि बहुत सारे नेताओं ने भी इसके लिए आंदोलन चलाया, बहुत सारे ये भी चलाए कि खास करके ये जातियाँ श्रमण परंपरा के शर्म करने वाले लोग रहे हैं, तो उनकी जो संस्कृति रही है वो कहीं न कहीं बुद्ध महावीर से जाके जुड़ी है। ये भी इस तरह की बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं इस क्षेत्र में।
तो इस पर भी इन जातियों के बीच में डिस्कशन है। तो जो जो लग रहा है जिनको कि भाई वैष्णव और शैव परंपरा से अलग हमारी एक संस्कृति रही है, तो उस तरह के लोग आजकल ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो सांस्कृतिक पहचान है वो श्रमण संस्कृति से जुड़ती है। बुद्ध हमारे देवता हैं। बौद्धिज्म को बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी बहुत जिस पर हाँ, चर्चा बल्कि होनी चाहिए। कुछ लोग तो नहीं, भगवान बुद्ध एक को चीज, भगवान हाँ बुद्ध एक को चीज, भी कुशवाहा बता रहे हैं, जैसे जी। खैर ये तो एक अलग चीज है। लेकिन हम एक चीज आपको जो जनगणना के बारे में अभी कहना चाह रहे थे, एक चीज छूट रहा था कि देखिए जी, तीन चीजें इस जनगणना में, तीन चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको कि हम लोग चर्चा में नहीं कर रहे हैं। एक तो ये कि आप देखिएगा कि इस गणना में जो आबादी बढ़ी वो दो लोगों की बढ़ी है, एक मुसलमान और एक यादव। तीसरी बात, अभी 6% के आसपास मुस्लिम आबादी बढ़ने की ये गणना बता रहा है। एक दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो 31 की जनगणना में भी नहीं है और एक की भी जनगणना में नहीं है, कि यहाँ बौद्धों की आबादी 1 लाख से ऊपर चली गई है इस नया वाले गणना में। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात कि हिंदुओं की आबादी 1% कम हो गई है, 1% से अधिक। अगर इस चीज को आप एक सामाजिक परिवर्तन के संकेतक में रूप में देखें, तो आप इस बिल्कुल, पर भी एक सवाल कर सकते हैं या बहस कर सकते हैं कि आखिर वो कौन सी जातियां हैं जो मुसलमान हो रही हैं और बौद्ध हो रही हैं। तो बहुत कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं ये भी एक सोशल चेंज का एक जाति गणना में ये चीजें सामने इंडिकेटर, आई है, बिल्कुल। इंडिकेटर के रूप में इसको कह सकते हैं। जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, फिर भी मिलेंगे और फिर बातचीत करेंगे किसी बहुत अन्य बहुत विषय पर। थैंक्स थैंक्स, हमारे धन्यवाद दर्शकों को भी धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य विषय पर, किसी अन्य बातचीत में। रात 9 बजे भी हमारा रिवर्स टॉक जो बातचीत होती है, उसे भी सुनें। नमस्कार।